हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा है। आज हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये इसमें टोटल आपके पास अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। एपी और जीपी से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं। क्वेश्चन 1 है, आपको कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर 11th टर्म दे रखी है जो कि 38 है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और टर्म दे रखी है 16th टर्म दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी है 73 है। देखो आपको A31 निकालनी है। A31 आप तभी निकाल सकते हो जब आपको A और D पता होगा। तो A और D हम इन दो से निकाल सकते हैं। मैं इसको A+10D लिख सकती हूँ, ठीक है, और इसको A+15D लिख सकती हूँ। क्लियर? क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ? क्योंकि an का फॉर्मूला होता है A+n-1D, यही होता है। तो अगर हम यहाँ से अपना A11 निकालेंगे तो वो A+10D आएगा, A16 निकालेंगे तो वो A+15D आएगा। क्लियर? नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 38 माइनस का 10D आ गया, मैंने A की वैल्यू निकाल ली, और इसको मैंने इक्वेशन 2 ले लिया और इसको इक्वेशन 1 ले लिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2। अब इसे इक्वेशन 2 में हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो A+15D इज इक्वल्स टू में 73 है। तो A की जगह मैंने 38 माइनस का 10D लिख दिया, प्लस का 15D इज इक्वल्स टू में 73 हो गया। क्लियर? नाउ अब मैंने यहाँ से क्या किया, 5D आ गया और यहाँ पर आ गया 73 माइनस का 38। 5D इज इक्वल्स टू में 35 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 35 डिवाइडेड बाय 5, कट किया तो 7 आ गई। जैसे ही मेरी D की वैल्यू निकली, इसको मैंने अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर दिया ताकि मैं अपनी A की वैल्यू निकाल सकूं। तो पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है मेरे पास 38 माइनस 10D, तो A की वैल्यू है मेरे पास 38 माइनस का 10D। नाउ मैंने यहाँ पर D की जगह क्या किया, 7 को पुट कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 38 माइनस का 70। तो यहाँ से मेरे पास A की वैल्यू भी निकल के आ गई, वो नेगेटिव में आई है, माइनस का 32। क्लियर? अब मुझे A31 निकालना था, तो वो होता है मेरे पास A+30D। A की वैल्यू है माइनस का 32, D की वैल्यू है मेरे पास 7। तो माइनस का 32 प्लस का 210 आ गया। अब जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 178, और वही आपकी A31 है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, A3 दे रखा है, एंड द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। कह रहा है जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 बड़ी है। पहली बात तो आपको यहाँ पर एक तो A3 दे रखा है, आपको AP बनानी है। A3 आपको 16 दे रखा है। कह रहा है कि जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, तो उनके बीच का डिफरेंस निकाला होगा तभी पता चला 12 है। इसको मैं A+2D लिख सकती हूँ, इसको मैं A+6D लिख सकती हूँ, और इसको मैं A+4D लिख सकती हूँ, लेकिन अगेन इसे ब्रैकेट में लिखूँगी क्योंकि बाहर माइनस है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो -A-4D इज इक्वल टू 12 आता है। A से A कट गया, 2D इज इक्वल्स टू 12 आ गया, D की वैल्यू 6 आ गई। इस D की वैल्यू को मैं क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ अपनी इक्वेशन 1 में, जो कि ये वाली इक्वेशन है, क्योंकि AP बनाने के लिए मुझे A और D दोनों चाहिए, है ना। तो मैंने यहाँ D की वैल्यू पुट कर ली। तो A+12 इज इक्वल्स टू 16, तो A की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12, तो यहाँ से A की वैल्यू 4 आ गई। A और D मिल गया। अब आप अपनी AP बहुत आसानी से बना सकते हो। मतलब पहली टर्म जो है वो आपके पास 4 है, उसके बाद 6 का गैप है, तो दूसरी 10 होगी, देन 16 होगी, देन 22 होगी, देन 28 होगी, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्लियर? ये बन गई आपकी AP। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब ऐसी कितनी 3 डिजिट की नंबर्स होते हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, आपको वो बताना है। तो एक तरीके से इसमें हम AP बना सकते हैं, क्योंकि हर एक में 7 7 का गैप होगा, तो डिफरेंस सेम है, तो ये GP तो नहीं है।
है ना, एपी ही बनेगी इससे। तो आप कैसे बनाएंगे एपी? तो 3 डिजिट के नंबर पहले आपको ये देखने पड़ेंगे कि वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं। तो 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन 100 तो 7 की टेबल में नहीं आता। देन 101, 102, 103, 104, 105। तो 105 एक ऐसा नंबर है जो 7 की टेबल में आता है, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। फिर इसके बाद आगे अगर आप एपी बनाओगे तो इसमें 7 प्लस कर दो, फिर इसमें 7 प्लस कर दो, तो ये ऐसे चलता जाएगा। लास्ट का 3 डिजिट नंबर होता है 999, पर ये तो 7 की टेबल में नहीं आता। तो आपको देखना पड़ेगा कि 7 की टेबल में कौन सा नंबर आता है जो लार्जेस्ट है 3 डिजिट का, तो वो है 994। ये आपके पास 7 की टेबल में आता है। तो इससे आपको ए मिल गया यहाँ पर, डी मिल गया यहाँ पर, ए एन मिल गया। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म। आपको क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी टर्म्स, मतलब एन आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब ए एन वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ लगा दूँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एन की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ पता है, ए एन भी, ए भी और डी भी। तो मैं 994 के पास 105 को ले आई, यहाँ पर n माइनस 1 और 7 बचा। अब जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 8, 8 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया, जो मल्टीप्लाई का था उधर इधर आके डिवाइड का हो गया। इसको इससे डिवाइड किया तो 127 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 127 प्लस 1, जो कि मेरे पास 128 आ गई है। इसका मतलब 128 3 डिजिट नंबर है मेरे पास, 3 डिजिट नंबर ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है, आर डिविजिबल बाय 7। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन 4 में क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। कह रहे हैं ऐसे कितने मल्टीपल हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो 10 और 250 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, वो आपको बताने हैं कि कितने नंबर होंगे। तो 10 तो नहीं आता, और उसके बीच के बताने हैं। वैसे भी 11 नहीं आता, 12 आता है, उसके बाद 16 आता है, फिर 20 आता है, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट है मेरे पास 250। तो 250 तो नहीं आता 4 की टेबल में, पर 248 आता है। तो 10 से लेके 250 के बीच में ये नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो अगेन इसमें ए आपको दे दिया, डी आपको दे दिया, ए एन आपको दे दिया। आपको एन ही तो फाइंड करना है, हाउ मैनी नंबर्स, तो एन निकालना है। फिर वही ए एन वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस एन माइनस 1 डी वाला। तो ये हो गया 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 4। 248 में से 12 को माइनस कर दिया, एन माइनस 1 इंटू 4 ऐसी है। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 2 ऐसी है। डिवाइडेड बाय 4 कर दिया जो वहाँ मल्टीप्लाई का था, ठीक है। देन 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो n की वैल्यू आ गई 60। तो 60 मल्टीपल्स हैं इनके बीच में। 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जीपी से रिलेटेड है। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। आपसे कह रहा है अगर स्टार्टिंग की 2 टर्म देखो तो उनका सम दे रखा है -4, ठीक है। उसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, जो फिफ्थ टर्म है वो 4 गुना है उसकी थर्ड टर्म के। तो देखो जीपी में सीक्वेंस बनती कैसे है, पहले वो यहाँ पर देखो। जो जीपी बनती है वो कैसे बनती है, वो आपके पास होती है पहला ए, दूसरा ए आर कॉमन रेशो, देन ए आर 2 क्योंकि यहाँ 1 लिखा है, फिर ए आर 3, ऐसे बनती है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। कह रहा है स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का सम दे रखा है। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ये हैं, इनका सम है -4। मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया तो 1 + r इज इक्वल्स टू -4। इसको इक्वेशन 1 ले ली। एक और इन्फॉर्मेशन थी कि जो फिफ्थ टर्म है, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, यही होगी। तो जो ये फिफ्थ टर्म है ये क्या है हमारे पास, 4 गुना है थर्ड टर्म के।
तो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड टर्म है, ये मेरे पास थर्ड टर्म है, ये मेरे पास फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ से मेरे को। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखो तो a से a को काट सकते हो, r की पावर 4 नीचे r की पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको इससे काटोगे तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो यहाँ से r की दो वैल्यू निकल गई +-2, क्योंकि जो 4 है वो +2 का स्क्वायर भी होता है और -2 का स्क्वायर भी होता है। दो वैल्यूज़ आ गई ना r की। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको जीपी बनानी है। तो पहली बात, दो केस बनेंगे यहाँ। केस 1 में r की वैल्यू 2 ले लो, तो इसके अंदर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ताकि हम a की वैल्यू निकाल लें। तो a ब्रैकेट में 1 + r इज इक्वल्स टू -4 है। तो a ऐसी है 1 + 2 इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर -4। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -4/3। अब आप जीपी बना सकते हो। पहला था a, दूसरा था ar, फिर था ar², फिर था ar³, ऐसे चलता रहेगा। a का मतलब -4/3, ar का मतलब -4/3 इंटू r2 है, -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, -4/3 इंटू 2 का क्यूब, ये चलता रहेगा। तो यहाँ से आपकी जीपी बन गई -4/3 -8/3। देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हो जाएगा, -16/3। ठीक है, एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32/3। ये जीपी कब बनी है, जब मेरे पास r था 2। अब दूसरा केस लेंगे, r को -2 लेंगे। केस 2 में r लिया मैंने -2, तो दोबारा से मुझे यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इससे, क्योंकि मुझे इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा था कि -4 है। तो अब मैं r की जगह पर -2 रखूँगी। तो ये -a इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू अब की बार 4 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर आप अपनी इससे जीपी बनाओगे। सेम जीपी का फॉर्मूला ar देन ar², फिर ar³, ऐसे ये चलता जाएगा। अब a की जगह पर 4 रखा, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2 का क्यूब, ये ऐसे चलता जाएगा। तो आपकी जीपी बन गई 4 -8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8, क्योंकि एक माइनस बचेगा, और माइनस का 32। ये आपकी जीपी आ गई। तो इसका मतलब दो जीपी बनी है आपकी, एक केस 1 में बनी है और एक केस 2 में। जब भी स्क्वायर हो तो जब आप हटाओगे तो +- दोनों लिखोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जो यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपको क्या करना है, 100 को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे कितने नंबर्स हम प्लस करें कि हमारा आंसर जब हम उन्हें प्लस करें तो 100 आ जाए। तो ऐसे कई सारे पॉसिबल वेज होंगे, वो आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं मान लेती हूँ, यहाँ पर हमने पहले अपना आंसर 6 लिख लिया कि हमारे पास एक ही टर्म है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो उनका डिफरेंस तो सेम होगा, तो इसका मतलब ये तो एपी बना रही है, जीपी तो नहीं बना रही है ना। तो सबसे पहले मान लिया कि मैंने मेरी एपी में जो है वो एक टर्म है। अगर एक ही टर्म होगी तो वो 100 ही होगी, है ना। तो फिर तो उसका सम 100 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक टर्म मान ली जो मेरे पास 100 है, तो इसका मतलब 100 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट पॉसिबल वे था। सेकंड पॉसिबल वे है, मैंने माना कि इसके अंदर 5 टर्म्स हैं। ठीक है, वो 5 टर्म कौन कौन सी हैं, तो लेट द नंबर भी, कौन कौन से नंबर होंगे। एक मैंने x मान लिया, ठीक है, x-2 ले लो एक, चलो
एक x माइनस वन ले लो, एक x ले लो यहाँ पर लो x को, एक x प्लस वन ले लो और एक x प्लस टू ले लो। तो इन पांचों का सम मुझे क्या चाहिए, 100 आना चाहिए, है ना। तो हम इन सबको यहाँ पर लिख देते हैं प्लस डाल के। तो इनका सम 100 आना चाहिए। तो कितनी बार x लिखा हुआ है आपने, 5 बार, क्योंकि आपने 5 टर्म्स ली थी। प्लस टू माइनस टू से कट गया, माइनस वन प्लस वन से कट गया, तो 0 हो गया। तो 5x इज इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 आ गई। तो ये था 20 मतलब। तो इससे पहले का नंबर 19 और 18, इसके बाद के नंबर 21 और 22 यही होंगे। तो इसका मतलब 100 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22। देखो कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर है, ध्यान से देखो, इन सबको प्लस करोगे तो 100 आएगा। आप सोच रहे होंगे हमने 5 टर्म ही क्यों ली, 6 क्यों नहीं ली, 7 क्यों नहीं ली। तो यहाँ पर हम पॉसिबल वेज बता रहे हैं कि इन तरीके से 100 आ सकता है। अगर आप 6 टर्म्स लेते तो कोई ना कोई नंबर रह जाता, देन x जो है वो आपके पास होल नंबर नहीं आता, फ्रैक्शन में आ जाता या फिर डेसिमल में आ जाता, तो फिर आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं बना पाते। ठीक है, एक और आप ले सकते हो, एक और पॉसिबल है, आप 8 टर्म्स ले लो। अब 8 टर्म्स कौन कौन सी लोगे, अगेन आप यहाँ पर नंबर ले लो। तो लेट द नंबर बी, लाइन से ले लो कॉन्जिक्यूटिव, एक x ले लो, एक x प्लस वन ले लो, एक x प्लस टू ले लो, ऐसे चलाते रहो, x प्लस 7 तक ले लो, 8 टर्म्स हो जाएंगी। अब जब आप इनको प्लस करने वाले हो तो x प्लस वन दूसरी टर्म, ये आपके पास तीसरी टर्म हो गई, फिर ये फोर्थ वाली हो गई, ये फिफ्थ टर्म हो गई, ये सिक्स्थ टर्म हो गई, ये सेवन्थ हो गई और ये एट्थ टर्म। इन सबको प्लस करके 100 आना चाहिए। तो आपने 8 टर्म्स लिए हैं तो 8x आएगा, और नंबर्स को प्लस करते हो तो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 15 21 28 आ जाएगा। अब 100 के पास 28 को ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल्स टू में 72 आ गया, x यहाँ से 9 आ गया। तो 100 इज इक्वल्स टू में क्या कह सकते हो, x को आपने 9 यहाँ लिया था, ये था x अपने नंबर में, देखो सबसे पहला था x। तो 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर आप इन सबको प्लस करते हो, इनके बीच में प्लस का निशान डालना। अगर आप इन सबको प्लस करते हो, देखो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको वही पॉसिबल वेज बताने थे कि हम किन किन तरीके से 100 को सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर वही बोलूँगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 100 का ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप 5 और 8 टर्म्स लेके कर सकते हो। बाकी टर्म्स अगर आप लोगे, मान लो अगर आप यहाँ पर 8 की जगह 7 टर्म्स लेते, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आता आपके पास यहीं तक छोड़ देते तो 21 आता। फिर आप 100 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ पर 7 बचा, 79 आ गया। अब यहाँ 8x की जगह 7x होता, तो 7 से 79 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आंसर आता, तो आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे बनाते, नहीं बन पाता ना। तो इसलिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ ये दो पॉसिबल वे हैं जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास जो सम है वो कितना आ जाएगा, 100 आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द 2 आवर 4 आवर एंड nth आवर। कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बैक्टीरिया दे रखे हैं कि वो हर घंटे में डबल हो रहे हैं। अभी प्रेजेंट आपके पास 30 बैक्टीरिया हैं, तो वो हर घंटे में डबल हो रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद वो 60 हो जाएंगे, देन 2 घंटे के बाद 60 का डबल हो जाएगा 120, फिर 3 घंटे के बाद 120 का डबल 240, 240 का डबल 4th आवर में हो जाएगा 480। तो इसका मतलब ये तो मेरी जीपी बन रही है ना, कॉमन रेशियो निकल रही है कि वो डबल हो रहे हैं हर बार। इसमें मेरा एपी तो नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि बताओ एट द एंड ऑफ 2 आवर 4 आवर और nth आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपके पास कितने होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनिशियली हमारे पास कितने थे, तो इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास थे
ये Ni लिखा है, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमारे पास थे 30, अब ये हर घंटे में डबल हो रहे हैं। द बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, हर घंटे में हो रहे हैं, तो 1 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे? एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर 1 घंटे के बाद हो जाएंगे 30 इंटू में 2 60 हो जाएंगे। तो ऐसे आप 2 घंटे के बाद का भी निकाल सकते हो, है ना। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर तो 60 इंटू में 2 हो जाएंगे 120। एट द एंड ऑफ थर्ड आवर अब इसका डबल हो जाएगा 120 इंटू में 2 तो 240। ऐसे एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर तो 240 का डबल हो जाएगा तो 480। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो भी 30 है उसको 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। यहाँ पर 2 की पावर 1 से किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 आवर में इसको आपने 30 को 2 की पावर 2 से कर दिया सेकेंड आवर में। थर्ड आवर में क्या कर रहे हो, 30 को 2 की पावर 3 से कर रहे हो, यही तो कर रहे हो, एक जनरल फॉर्मूला यही लगा रहे हो ना। तो क्वेश्चन आपसे वो यही पूछ रहा था, सेकेंड और फोर्थ आवर का निकाल लिया, तो nth आवर का कितना निकलेगा, तो एट द एंड ऑफ nth आवर तो हो जाएगा 30 इंटू में 2 की पावर n बैक्टीरिया। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाया है, तो देखो बेटा ये एज इट इज सेम ही तो लग रहा है। 60 इंटू 2 करो या 30 इंटू 2 की पावर 2 करो, बात तो एक ही है ना। 60 को आप 30 इंटू 2 लिख सकते हो ना। सिमिलरली यहाँ पर 30 इंटू 2 की पावर कितना है, ये आपके पास 3 है, और यहाँ पर कितना है 30 इंटू में 2 की पावर कितना है 4 है, ठीक है ना। तो आप 60 से इंटू करो या फिर ये पार लगा के सॉल्व करो, बात एक ही है। 120, 240 और 480 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 8th में, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी की वो दे रखा है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दे रखा है, एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। मतलब आपको एपी यहाँ बनाना है, आपको A4 और A8 का सम दे रखा है यहाँ पर, जितना भी होगा 24। उसी तरीके से आपको A6 का दे रखा है और A10 का सम दे रखा है 44। तो इसकी हेल्प से हमारे को A और D पहले निकालने पड़ेंगे ताकि हम अपनी AP बना लें। तो मुझे यहाँ दे रखा है A4 एंड A8, इन दोनों का सम दे रखा है 24, और एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ दे रखी है A6 प्लस A10, इनका सम दे रखा है 44। तो अगर मैं सॉल्व कर लूँ, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, ये हम ऊपर के क्वेश्चन में समझ के आए हैं, ये होता है A प्लस 7D इजिकल टू 24। तो ये हो गया 2A प्लस का 10D इज इक्वल्स टू में 24। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया तो A प्लस का 5D बचा इज इक्वल्स टू में 24। अब 2 को दूसरी साइड पे ले गई तो डिवाइड का हो गया तो 12 आ गया, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ से मैंने A की वैल्यू भी फाइंड कर ली, 12 माइनस का 5D, इसको मान लो इक्वेशन 1, ऐसा करो इसको हटा दो, ठीक है। अब इसको देखो, A6 को आप A प्लस का 5D लिख सकते हो और A10 को आप A प्लस का 9D लिख सकते हो इजिकल टू 44। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5 प्लस 9 14 इज इक्वल्स टू 44। अगेन मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। 2 को दूसरी साइड ले गई तो डिवाइड का हो गया तो ये आ गया 22। अब मैंने जहाँ जो ये A की वैल्यू निकाली थी वो इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 2, और इसको इक्वेशन 2 ले लेती हूँ। तो A की वैल्यू है 12 माइनस का 5D प्लस का 7D इज इक्वल्स टू में 22। तो यहाँ पर बचा 2D और इस 12 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो माइनस का हो गया, तो 2D इज इक्वल्स टू में 10 आ गया। यहाँ से मैंने अपनी D की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई मेरे पास 5 आ गई। अब इस D की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1, ये रही आपकी इक्वेशन 1। तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन 1 आपके पास है यहाँ पर A इज इक्वल्स टू में 12 माइनस का 5D, ठीक है ना। अब D की जगह मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर 5 पुट कर सकती हूँ,
क्योंकि मैंने 5 वैल्यू निकाली है उसकी। ठीक है, तो 12 माइनस 5, 5 जो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई, वो आ गई माइनस का 13। अब मुझे अपनी एपी बनानी है, तो एपी का जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, ए होता है, देन ए प्लस का डी होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास होता है ए प्लस का 2d। आपको 3 ही टर्म्स निकालनी थी। तो ए की वैल्यू -13 है, ए प्लस का डी मतलब -13 प्लस 5, और ए प्लस का 2d मतलब -13 प्लस 2 इंटू 5। तो आपकी ए पी बन गई -13 -8, देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो माइनस का 3। क्लियर। जब भी ए पी बनानी हो ना तो ध्यान रखना आपको ए और डी पता होना चाहिए, उसके बाद आप सारी चीज़ें ईजिली निकाल सकते हो। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 1000। आपसे कह रहा है n की ऐसी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ, सबसे छोटी वैल्यू। कब, जब अगर आप स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम करते हो, स्टार्टिंग के n नेचुरल नंबर्स का सम करते हो, तो वो 1000 से बड़ा आता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिख दिया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो होगा Sn इज इक्वल्स टू में, देखो दो फॉर्मूले होते हैं आपके पास, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नेचुरल नंबर है तो उनका डिफरेंस तो 1 ही होगा, 1 ही होगा ना। तो d तो चलो हमें यहाँ ईजिली पता चल गया, लेकिन हमारे को फिर यहाँ a भी चाहिएगा, है ना। तो इसकी जगह हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है सम का, वो होता है Sn इज इक्वल्स टू में n ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। वैसे भी हमें n नेचुरल नंबर का ही सम निकालना है, यहाँ सिर्फ n ही दे रखा है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में बोला था कि आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू n की निकालनी है, कि जो सम होगा ना नेचुरल नंबर का वो ग्रेटर देन 1000 है। तो इसका मतलब जो ये आपके पास सम वाला फॉर्मूला है ना, वो ग्रेटर देन 1000 होगा ना। अब मैं इस 2 को उधर ले गई तो यहाँ 2000 आ गया, 1000 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर ऐसे नंबर्स चाहिए, एक n है एक n+1 है, तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जब मैं उनका वहाँ पर सम देखूँ तो मेरे पास कितना आ जाए, 2000 से बड़ा आना चाहिए। तो अब हम कैसे चेक करें, तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये 2000 है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट देखूँ तो ये क्लोजर किसके है, 40 और 50, 40 और 45 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन एस्टिमेट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 2000। हम 2000 का स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, देखो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो n² प्लस n आएगा, यही तो आएगा, n स्क्वायर है ना यहाँ पर। तो मुझे ये देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 2000 के आसपास के कौन से नंबर्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता है कि जो 40 का स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, और जो 45 का स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 2025। तो 45 का स्क्वायर इसके क्लोज़र है, क्योंकि मुझे एक छोटी वैल्यू चाहिए n की, तो 45 का स्क्वायर इसके क्लोज़र है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ n मस्ट बी वेरी क्लोज टू 45, क्योंकि उसका स्क्वायर जो है वो 2000 के स्क्वायर के आसपास है। नाउ अब ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर चेक करके देखते हैं हम यहाँ पर। तो अगर मान लो मैं n को 44 लेती हूँ, लेट करते हैं, क्योंकि वो 45 के आसपास है, मैंने n को 4 लिया तो S44 निकालूंगी। तो फॉर्मूला था मेरे पास n ब्रैकेट में n+1। तो इसका मतलब देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अब नीचे 2 मत लगाना, क्योंकि 2 को तो आप पहले ही दूसरी साइड पे ले गए हो। तो n ब्रैकेट में n+1 था, तो n का मतलब 44, n+1 मतलब 44 + 1। तो इसका मतलब 44 × 45 करके देख लो।
तो जब आप इंटू करने वाले हो 44 इंटू 45 अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपके पास कितना आंसर आएगा? तो आपके पास आएगा 1980। क्वेश्चन में आपसे बोला था 1000 से बड़ा सम है, तो इसको अगर मैं हाफ करती हूँ अब, तो इसका मतलब S44 आ गया मेरे पास। 1980 डिवाइडेड बाई 2 तो 990, तो ये तो 1000 से छोटा है, तो इसका मतलब S44 आप नहीं ले सकते। अब अगर आप S को 45 लेते हो तो फॉर्मूला है आपके पास n ब्रैकेट में n+1, तो 45 + 1, तो इसका मतलब 45 इंटू में 46 हो गया, तो आपका आ गया 2070। अब S45 निकालने के लिए आप क्या करोगे, अभी इसे 2 से भी डिवाइड करोगे। देखो ना 1000 से बड़ा आ रहा है नहीं आ रहा, तो 1000 से बड़ा आ रहा है। तो अगर आप 44 लेते हो यहाँ पर क्वेश्चन में, अगर आप n जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर 44 नेचुरल नंबर लेते हो, तो आपका सम 1000 से बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, 990 आएगा। लेकिन अगर आप 45 नेचुरल नंबर्स लोगे तो आपका जो सम है वो 1000 से बड़ा आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये 1000 से बड़ा होता है, देयरफॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, सबसे छोटी वैल्यू ऑफ n जो है वो क्या होगी, 45। अगर 44 लोगे तो सम जो है वो 1000 से छोटा आएगा, ये ध्यान रखना। 2 से आपको पता चल गया क्यों डिवाइड किया, क्योंकि फॉर्मूले में 2 है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के देन 2 से डिवाइड करके देखा कि वो 1000 से बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन 10 में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द जीपी इज़ 131072, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द nth टर्म। ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किए थे, तो ये हमारे लिए आसान है। हमें बताना है कि जीपी में ये कौन सी टर्म होगी, तो हम अपनी जीपी को पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो जीपी हमारे को जो दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 2, 8 और 32, ऐसे चलती जा रही है। अगर आप इसमें देखो तो फर्स्ट टर्म A2 है, आर आप निकाल सकते हो 8 डिवाइडेड बाय 2 करके, जो कि आपके पास 4 आ रहा है। ठीक है, आपके पास अगर देखो तो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला जो होता है वो होता है, एक्सप्लिसिट रूल या फॉर्मूला कुछ भी कह लो, तो वो होता है आपके पास Tn इज इक्वल्स टू में ARn-1। ठीक है, अब Tn की जगह आपको क्वेश्चन में 131072 गिवन है, 131072 रख दिया, A की जगह 2 रखा, R की जगह 4 रखा। क्लियर? n-1 ऐसी है, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है कि ये कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर n को फाइंड करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, नाउ इससे इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 65536 इजिकल टू 4n⁻⁻1। अब आप इसे आगे फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? देखो, या तो आप ये देख लो कि ये 655, आप इसके क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो 65536 के, जो कि आप इजीली निकाल सकते हो, निकल जाएंगे ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो ये 4 की पावर 8 आएगा, और यहाँ पर 4n-1 ऐसी है। अब यहाँ बेस से बेस आपका कट हो गया, तो 8 इज इक्वल्स टू में n-1, तो n की वैल्यू यहाँ से 9 आ गई। इसका मतलब जीपी की 9th टर्म है जो आपके पास है 131072। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, देयरफॉर 131072 इज द 9th टर्म, इज द 9th टर्म। क्लियर? आपको इसका रिकर्सिव रूल भी लिखना था, आपने इसका एक्सप्लिसिट रूल या एक्सप्लिसिट फॉर्मूला ऊपर ही लिख दिया है। तो अगर वो लिखे तो हमारे को T1 यहाँ पर 2 दे रखा है, गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हर बार आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 4 से इंटू करके नेक्स्ट टर्म को निकाल रहे हो। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल रहे हो, 4 से प्रीवियस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशो आपने R निकाला है वो 4 निकाला है। ठीक है, फॉर n जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म इसकी 2 है इसीलिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका यहाँ पर? ठीक है, इसको ज़रूर निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन, और देखना वो 4 की पावर 8 ही आ रहा होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है,
द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी, अगेन जीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है स्टार्टिंग की 3 टर्म जो है जीपी की, उनका सम आपको दे रखा है 13/2 एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट भी दे रखा है। आपको कॉमन रेशो आर और जो टर्म्स है 3 टर्म्स वो निकालनी है। तो हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, उसमें भी हमने जाना था कि हम जीपी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जीपी नॉर्मली हमारे पास कैसे होती है, यहाँ पर स्टार्टिंग की 3 टर्म्स की वो बात कर रहा है जीपी की, है ना। तो 3 टर्म्स होती है हमारे पास, ए हो गई, एक ए आर हो गई और एक ए आर स्क्वायर हो गई। पहली बात, मुझे इन तीनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है एक तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ए प्लस ए आर प्लस आर स्क्वायर, इन तीनों का सम मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना, 13/12 गिवन है। साथ के साथ मुझे इन तीनों का प्रोडक्ट भी गिवन है क्वेश्चन में। अब पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने यहाँ से, आप कुछ कॉमन ले सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 13/2 हो गया, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब मुझे यहाँ पर इन तीनों का प्रोडक्ट भी गिवन था, तो ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर, वो मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो गिवन है -1 गिवन है, तो यहाँ लिख दिया -1। तो ए भी 3 बार है, आर भी 3 बार है, तो ए आर की पावर 3 इज इक्वल्स टू में -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ए आर की पावर होल पावर 3 है और इज इक्वल टू में -1 है, तो -1 अगर आप इसको भी यही लिख दो, -1 की पावर 3 कर दो, तो बात तो वही रहेगा, आएगा तो तब भी -1, क्योंकि जब आप 3 बार -1 को सॉल्व करोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। तो मैं इस पर भी पावर 3 लगा सकती हूँ, पावर से पावर काट दी मैंने, तो ए आर इज इक्वल टू -1। यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली, 1/में आर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ए की वैल्यू मैंने -1/r यहाँ पर रख दी, तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 13/12 है, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब मैंने क्या किया, यहाँ पर अंदर इंटू किया, तो इसको इससे इंटू करोगे तो -1/r आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो r से r कट जाएगा और -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद r को इधर फिर से इंटू करोगे तो एक r से एक r कट जाएगा, एक r बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ तक क्लियर है। या फिर आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1/r है, तो आप इसको ऐसे छोड़ दो। आप क्या करो, इस r को दूसरी साइड पे ले जाओ, ये डिवाइड का उधर 13 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई का हो गया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया -1, अंदर -1 से इंटू कर रही हूँ, -r स्क्वायर, ठीक है। अब इस 12 को मैं इधर लेके आ गई, तो -1 -r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 13r आ गया। 12 को अंदर इंटू किया तो -12 माइनस का 12r स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 13r, तो माइनस का 12r स्क्वायर -12 तो यहीं रहने दिया और माइनस का 12r को दूसरी साइड पे ले गई, तो वो प्लस का हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 25r। अब इन दोनों को भी दूसरी साइड पे ले जाती हूँ मैं, यहाँ पर अगले स्टेप में ले जाऊँगी, तो ये दोनों मेरे पास प्लस के हो जाएंगे, तो 12r स्क्वायर प्लस में आपके पास हो गया 25r प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसमें मैं मिडल टर्म स्प्लिट लगा सकती हूँ। 12r स्क्वायर है, मुझे 144 चाहिए और बीच में मेरे को 25 चाहिए। या ऐसा करो, आप इसमें से नहीं, कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम, तो मैंने 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। 144 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, तो यहाँ मैंने 16r और 9r ले लिया, मतलब इन सबको करके 16, इनको करके 9, 16 + 9 25 भी हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 भी आ जाएगा। नाउ अब दो की पेयरिंग की, तो यहाँ पर से 16 और 12 जो है उसमें 4 कॉमन है, 4r ले लिया, तो अंदर एक 3r बचा और एक 4 बचा।
यहाँ पर से 3 कॉमन लिया मैंने, तो अंदर एक 3r बचा और एक 4 बचा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मिडल टर्म स्प्लिट में सेम आते हैं, हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा है। तो 4r + 3 एक ब्रैकेट में आ गया, 3r + 4 एक ब्रैकेट में आ गया। तो एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया और यहाँ से r की वैल्यू निकाली -3/4, और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया, यहाँ से मैंने r की वैल्यू निकाल ली -4/3। r की 2 वैल्यूज़ निकल गई। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर कॉमन रेशो निकालनी थी, तो कॉमन रेशो मेरी निकल गई। अब लेकिन स्टार्टिंग की 3 टर्म्स भी बतानी है, तो फिर वही केस 1, अगर हम r जो है वो -3/4 लेते हैं, तो फिर 3 टर्म्स जो निकलेंगी GP वो कैसे निकलेंगी, एक a था, एक AR था, एक AR² था। ठीक है, अब इसमें a जो है a आपने निकाला है यहाँ पर -1/r, a तो यही निकाला है ना, तो अब a की वैल्यू प्रॉपरली आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो a है आपके पास -1/r, तो केस 1 में r आपके पास है -3/4, माइनस से माइनस कट गया, ये नीचे से ऊपर गया, तो a की वैल्यू आ गई 4/3। ये फर्स्ट केस की आ गई, तो a की जगह a लिख दिया, फिर a की जगह a लिखा, r की जगह r लिखा, फिर a की जगह a लिखा और r की जगह r लिख दिया। स्क्वायर है इसलिए मैं यहाँ पर 2 बार लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये तो 4/3 रहेगा, 3 से 3 कट गया 1, यहाँ पर ये कट गया तो माइनस का 1 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3/4 आ गया। ये कब आया, जब मेरे पास r -3/4 था। a आपको साइड में निकाल के दिखाना है। अब r है माइनस का 4/3, दूसरा केस, फिर 3 टर्म्स निकलेंगी। r आपके पास क्या है, माइनस का 4/3 है, तो इसमें a भी चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू थी आपके पास -1/r, r की जगह -4/3 रख दिया, कट हो गया, नीचे से ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल, तो a आ गया 3/4। GP है मेरे पास a, AR, AR²। a की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, फिर a की वैल्यू 3/4 है, r की वैल्यू -4/3 है। यहाँ a की वैल्यू 3/4 है और r की वैल्यू 2 बार लिख दूंगी क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये इससे कट गया 1, ये इससे कट गया, तो पहली टर्म 3/4 आ गई, दूसरी टर्म -1 आ गई, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तीसरी टर्म माइनस से माइनस भी कट गया, तीसरी टर्म 4/3 आ गई। तो कॉमन रेशो मिल गई आपको, यहाँ पर कॉमन रेशो 2 है और जो टर्म्स हैं वो भी मिल गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही कह रहा था यहाँ पर कि आपको GP की 3 टर्म्स बतानी है और क्या करना है, कॉमन रेशो बतानी है। तो कॉमन रेशो आपने यहाँ पर निकाल ली, ये रही, एक बार r ये आ गया और एक बार r ये आ गया। आप चाहो तो इनको लास्ट में लिख के भी आ सकते हो, तो ज़्यादा और आसान रहेगा आंसर को समझने में। तो हमारी कॉमन रेशो आई -3/4, तो इसकी GP निकल के आई थी हमारे पास -3/4 की 4/3, -1 और 3/4। ठीक है, इसके अलावा एक और आई थी -4/3, तो इसकी GP निकल के आई थी हमारे पास, या फिर टर्म्स कह सकते हो आप, जो निकल के आई थी वो आई थी 3/4, -1 और 4/3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द 4th, 10th एंड 16th टर्म ऑफ द GP, अगेन GP का एक क्वेश्चन है, 3 टर्म्स GP की दे रखी हैं x, y एंड z, प्रूफ करना है कि x, y, z आर इन GP। आपको ये प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म GP के अंदर ही हैं, तीनों टर्म GP की ही हैं। बट आपको क्वेश्चन में लिख के दिया उन्होंने यहाँ पर, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता इसकी, तो हम पहले उसे लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, और जो कॉमन रेशो है उसको r लेट कर लिया, जो कि हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में कर रहे हैं जो भी GP के हैं। ठीक है, तो मुझे 4th टर्म दे रखी है, तो इसका मतलब GP की 4th टर्म दे रखी है, AP की नहीं है, ध्यान रखना। तो इसकी 4th टर्म जो है वो क्या होगी, AR3, वो मुझे क्वेश्चन में x गिवन है। इसकी 10th टर्म भी मुझे गिवन है,
तो वो हो जाएगी ए आर की पावर 9, वो वाई गिवन है। इसकी 16th टर्म भी मुझे गिवन है, तो वो क्या हो जाएगी ए आर की पावर 15 इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब मुझे कह रहा है बताओ कि ये जो है आपके पास जीपी के अंदर है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हो। तो आर निकाल के चेक कर लो अगर सेम आ रहा है। जैसे मैं क्या करती हूँ, इन दोनों से आर निकालती हूँ। वाई अपॉन एक्स मैंने किया, तो ए आर की पावर 9, ए आर की पावर 3, ए से ए कट गया, इसको इससे काटा तो आर की पावर 6 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों से आर निकाल के देखो, जेड अपॉन वाई करके देखो, तो ए आर की पावर 15 और ए आर की पावर 9 कट हो गया, इसको इससे काटा तो यहाँ पर भी ए की पावर 6 ही आ रहा है, सॉरी आर की पावर 6 आ रहा है। तो दोनों से इनकी रेशियो तो सेम ही आ रही है, सेम आ रही है ना। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये तीनों क्या होंगे, तो सो एक्स वाई जेड आर इन जीपी। आपको ये बताना था कि ये 3 एक्स वाई जेड ये जीपी में होंगे, ये तो पहले से ही दे रखी है, 4th 10th और 16th टर्म जीपी में है, तो ये आपको प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। क्लियर, कॉमन रेशो सेम है तो इसका मतलब वो जीपी में है। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है आपसे, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी इज 26। स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम दे रखा है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, और उन तीनों टर्म का स्क्वायर का भी सम दे रखा है 364। आपको टर्म्स बतानी है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले अपनी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, आंसर नंबर 13 है ये हमारे पास। लेट फर्स्ट 3 टर्म्स आर, एक मैंने ए ले ली, एक ए आर ली और एक ए आर स्क्वायर ली हूँ। ठीक है, मुझे इन तीनों का सम दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन तीनों का सम जो है वो मेरे पास कितना है, यहाँ पर 26 है। यहाँ से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर स्क्वायर जो है वो मेरे पास 26 के बराबर आ गया। साथ के साथ मुझे एक और चीज़ दे रखी थी कि जो इनका स्क्वायर का सम है, एक कंडीशन और थी, तो इनका स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इनका स्क्वायर का सम 364 दे रखा है। अगेन यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर की पावर 4 जो है वो 364 के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब आप अपनी इक्वेशन 1 का यहाँ पर यूज़ करो। ठीक है, और क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, इसलिए कर दूँ ताकि वो नीचे जाके कट हो जाए, क्योंकि दूसरी वाली इक्वेशन में भी ए स्क्वायर है। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। दोनों साइड स्क्वायर आप कर सकते हो, किसी भी एक साइड नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब जब आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आप ऐसा करो, इसमें ए को वापसी अंदर ले लो पहले, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 26 का स्क्वायर होता है 676। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इजिकल टू 676 ऐसी है। आइडेंटिटी आपने की हुई है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मैंने लगाई है यहाँ, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में की थी। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, इनको एक साथ लिखा। ठीक है, यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो 2a स्क्वायर आर आ गया, 2a स्क्वायर आर की पावर 3 आ गया, और 2a स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया।
अब मैंने इसको तो अभी भी ऐसे ही रहने दिया, चेंज नहीं किया, और यहाँ से मैंने 2a² कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा r² और r³। ठीक है यहाँ तक। अब अगर आप देखो a² + a² r² + a² r⁴, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू 364 दे रखी थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 364 और यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आई है, प्लस 2a² ऐसी है, r भी बाहर ले लिया, तो 1 + r + r² आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब 364 को तो मैं दूसरी साइड पे ले गई, 676 के बाद पास, ताकि ये माइनस हो जाए। 1 + r + r² की वैल्यू भी आपने शायद ऊपर निकाली होगी, अगर आप ध्यान से देखो तो वो आप लिख सकते हो यहाँ पर 26/a लिख सकते हो उसको वैसे आप, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू वहाँ पर निकाल रखी है। या फिर आप ऐसा करो, हाँ चलो 26/a इसको आप यहाँ पर लिख दो, इसकी जगह मैंने 26/a लिख दिया। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से आई है। नाउ ये a इससे कट गया, एक ही बचा, तो 2ar आ गया, मल्टीप्लाई 26। अब इसको आप क्या करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 4 जाएगा, 2 1 3। अब 2ar जो है 312/26 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं कर दूँ कि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना लगे। अब मैंने यहाँ से ar की वैल्यू निकाल ली, तो पहले इसे 2 से काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और यहाँ 6 आ गया। अब 26 की टेबल में 156 6 पे आता है, तो यहाँ से मेरी ar की वैल्यू आ गई कितनी, 6, और ar मेरी सेकेंड टर्म थी, मिडल टर्म, तो इसका मतलब मिडल टर्म की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 6 आ गई। अब ar 6 है, तो मैं यहाँ से a निकाल सकती हूँ, a हो जाएगा 6/r। अब इसको क्या करो, अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखो, आपके पास इक्वेशन 1 ये थी, ये वाली, तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो a + ar + ar² है इक्वेशन 1 आपके पास, a + ar + ar² = 26 है। a की वैल्यू आपने निकाली है यहाँ से 6/r, तो 6/r + 6/r × r + 6/r × r² = 26, तो ये तो कट हो गया, तो 6/r + 6 प्लस ये भी इससे कट होके एक r बचा। ठीक है, इस 6 को दूसरी साइड पे ले गई, माइनस का हो गया तो 20 आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब मैंने यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, तो 2/r + 3/3, क्योंकि 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 पे आता है। न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लिया है, 2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा डिवाइड का, और यहाँ मैंने क्या किया, बेस को सेम कर लिया। ठीक है, ये हो गया 10, 2 उधर चला गया, डिवाइड का हो गया, 10 को r को भी उधर ले गई जो नीचे लिखा हुआ है, तो वो हो गया 10r। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी यहाँ पर बन गई है ये, मतलब मल्टीप्लाई करके मिडल टर्म स्प्लिट करती हूँ, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिएगा यहाँ पर 9, और वैसे मुझे चाहिए 10, तो 9 मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 9, तो ऐसा करते हैं 9 और 1 ही ले लेते हैं। ठीक है ना, पेयरिंग कर दी मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर से 3r कॉमन आ रहा है, तो r - 3, यहाँ से 1 ही कॉमन आ रहा है, तो r - 3, तो इसका मतलब एक हो गया r - 3, एक हो गया 3r - 1।
तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया तो r की वैल्यू 3 आ गई। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया तो r की वैल्यू 1/3 आ गई। क्लियर है? यहाँ से मैंने दो वैल्यूज़ निकाल ली। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था? मुझे टर्म्स निकालनी थी। तो दो बार निकलेंगी। केस 1, अगर r3 है तो टर्म्स कौन कौन सी थी? एक a थी, एक a थी, एक ar थी, एक ar² थी। यही है। तो a की वैल्यू अगर आप देखो, a की वैल्यू है 6/r। ठीक है, तो इसका मतलब पहले आपको यहाँ a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस केस में a की वैल्यू है 6/r, तो r मेरे पास है 3, तो a की वैल्यू 2 आ गई। तो टर्म्स आ गई 2, 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो ये टर्म्स आ गई। अगर केस 2 की बात करूँ तो उस केस में r लेंगे 1/3, r इजिकल टू 1/3। तो a जो है फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, वो था 6/r। तो 6/1/3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, तो a मेरे पास 18 आ गया। तो टर्म्स कैसे आ जाएंगे आपके पास? एक a था, एक ar था, एक ar² था। तो एक तो 18 हो जाएगी, दूसरी 18 इंटू में 1/3, तीसरी हो जाएगी मेरे पास 18 इंटू में 1/3 इंटू 1/3। इसको इससे काटोगे 6 आएगा, तो 18 और 6 को इससे काटोगे 6, इसको इससे काटोगे 2, तो ये आ गई। तो दो आर निकले हैं, तो दो टर्म्स निकलेंगी, दो केस निकलेंगे टर्म्स के। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सपोज p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 2 एंड फॉर n इज ग्रेटर देन 2, pn इज इक्वल टू p1 प्लस p2 चलता जा रहा है pn-1 प्लस 1 तक। फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 p2 p8 तक वैल्यू निकालनी है। कैन यू फाइंड अ सिंपलर रिकर्सिव रूल फॉर pn? कैन यू गिव एन एक्सप्लिसिट फॉर्मूला? देखो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उन्होंने आपको p1 p2 दिया और ये ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, आपसे कह रहा है आपको p1 p2 p8 तक की वैल्यू आपको निकालनी है, और साथ के साथ इसका रिकर्सिव फॉर्मूला और क्या निकालना है आपको, उसमें एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखो आपको यहाँ पर pn का फॉर्मूला गिवन है, उसकी हेल्प से हो सकता है। pn का फॉर्मूला गिवन है आपको यहाँ पर p1 प्लस p2, ये ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक? pn-1 प्लस 1 तक। तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। कैसे? p1 आपको 1 गिवन है, p2 आपको 2 गिवन है, तो फिर p3 कैसे निकालोगे? p1 प्लस p2 प्लस 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 4 आ गया। सिमिलरली p4 कैसे निकालोगे? p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि आपको जर्नल फॉर्मूला ये गिवन है। अब n की जगह अगर आप यहाँ 4 रखते हो तो p1 प्लस p2 प्लस p3 यहाँ तक रखोगे, यहीं तक ही तो रखोगे। ठीक है, और प्लस 1, तो p1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी अभी निकालिए 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 6 7 8 आ गया। तो आपको ये कहाँ तक निकालना है? 8 तक निकालना है, p8 तक। ऐसे अब आप p5 निकाल लोगे तो उसमें p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 करोगे और प्लस 1 और कर दोगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 4, अब p4 की वैल्यू 8 निकाली है, तो 10 14 15 16 आ गया p5। ठीक है, ऐसे ही आप p6 निकाल सकते हो, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 और प्लस 1।
सबकी वैल्यूज़ आपने निकाल ली, 1 + 2 + 4 + 8, इसकी वैल्यू 16 निकाली है, तो ये आपके पास 32 आ गया। सिमिलरली आप ऐसे P7 और P8 निकाल लोगे, तो P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + 1, क्योंकि P7 तो हमें चाहिए ही। तो सबको पुट कर दो, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 64 आ जाएगा। उसी तरीके से आप अब P8 भी ऐसे ही निकाल सकते हो, तो P8 आपका आ जाएगा 128। तो चलो आपकी P1 P2 P3 तो निकल गई, तो P1 P2 P3 अप टू P8 आपकी क्या निकली है वो आप यहाँ लिख सकते हो, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो आप देख रहे हो ये GP बन रही है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 2 है। तो आपको इसका रिकर्सिव रूल और एक्सप्लिसिट रूल बताना था। तो अगर मैं इसके रिकर्सिव फॉर्मूले की बात करूँ तो वो आप कैसे निकाल रहे हो? रिकर्सिव फॉर्मूला नेक्स्ट वाली टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, प्रीवियस टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी तो आ रही है नेक्स्ट टर्म। तो इसका मतलब Pn 2Pn-1, जिसमें n जो है वो क्या होगा आपके पास? 2 या 2 से बड़ा होगा। क्लियर? रिकर्सिव, लेकिन इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी आपको बताना था। तो अगर हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूले की बात करें यहाँ पर, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर? Pn = में 2n-1, तभी तो नेक्स्ट वाला आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे सपोज W1 W2 दे रखी है और ये भी ऐसी ही चलती जा रही है जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन में थी। फिर वही W8 तक की वैल्यू निकालो, और क्या आप इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये क्या है, कौन सी सीक्वेंस है वो बतानी है। तो क्वेश्चन आपके पास सेम है, बस यहाँ पर एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव रूल या फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा। आपको W1 1 दे रखा था, W2 आपको 2 दे रखा था। जर्नल फॉर्मूला आपको दे रखा है, Wn में W1 + W2 + Wn-2 + 2 है। तो अब अगर हमें W3 निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे? W1 तो लिखेंगे ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप W2 लिखते हो तो W1 + 2 आएगा, क्योंकि यहाँ Wn-2 + 2 ये फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला। तो n-2 मतलब 3 - 2 1 हो जाएगा, तो W1 + 2, तो ये आ जाएगा 1 + 2, आंसर 3 आ गया। अगर W4 निकालना हो तो अब n-2 करोगी तो क्या आएगा? यहाँ पर n-2 W2 आएगा, है ना। मतलब पीछे की दो टर्म्स लेनी है, इससे पहले की, तो W1 + W2 + 2, तो इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 1 + W2, आपके पास कितना था? 2, 2 + 2, तो ये आपके पास 5 आ गया। उसी तरीके से अगर आपको W5 निकालना हो तो W1 + W2 + W3 + 2 लोगे ना, तो 1 + 2 + 3 + 2, तो 5 6 7 8 आ गया। फिर अगर W6 निकालना हो तो W1 + W2 + W3 + W4 लोगे, प्लस का 2 लोगे, तो 1 + 2 + 3 + 5 + 2 हो गया, तो 10 12 13 आ गया। फिर W7 के केस में क्या करोगे? W1 + W2
प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 तक लोगे प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, 1 इसकी 2 इसकी 3 इसकी 5 इसकी, और W5 कितना है आपके पास 8 है, तो 8 प्लस 2 लिख दो। तो 10 15 20 21 आ गया। उसी तरीके से W8 कैसे निकालोगे, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 प्लस W6 लोगे, है ना। तो 1 इसका, 2 इसकी वैल्यू, 3 इसकी वैल्यू, 5 इसकी वैल्यू, 8 इसकी वैल्यू, और W6 आपने निकाला है 13। तो जब तीनों को प्लस कर दोगे तो 34 आ जाएगा सबको। तो यहाँ से आपके पास W1 W2 W3 W8 तक निकल के आ गए। तो इसका मतलब W1 W2 W3 W8 तक क्या निकल के आया यहाँ पर, 1 2 3 5 8 13 21 34। आपको दिख रहा है ये एक सीक्वेंस बन रही है, आपको ये बतानी है कि ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है। तो यह विरहांकास नंबर बन रहे हैं, मतलब इन दोनों का सम ये, फिर प्रीवियस 2 टर्म्स का सम नेक्स्ट, फिर प्रीवियस 2 टर्म्स का सम नेक्स्ट। मतलब नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो प्रीवियस की जो 2 टर्म्स हैं उन्हें प्लस करना पड़ेगा। देन 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34। तो ये ऐसे चलती जाएंगी। तो ये सीक्वेंस क्या है, तो दिस सीक्वेंस इज विरहांकास फिबोनिक नंबर, या फिबोनिक सीक्वेंस भी कह सकते हो। क्लियर। पर मेन ये है इस क्वेश्चन में आपको W1 W2 W3 W4 ये सब चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। क्लियर है। सिर्फ मेन डिफरेंस दोनों क्वेश्चन में क्या है, एक चीज एक बार दोबारा देखो। यहाँ पर आपके पास था Pn-1 और यहाँ है आपके पास Wn-2। तो जब Pn-1 था तो आप जो वैल्यू निकाल रहे थे तो एक कम तक वैल्यू ले रहे थे। मतलब अगर आप P3 निकाल रहे थे तो P1 और P2 दोनों वैल्यू ले रहे थे, 3 से एक कम वाली वैल्यू तक ले रहे थे, क्योंकि यहाँ Pn-1 था। +1 तो होगा ही होगा, ये आपके पास एक सीक्वेंस ही है, +1 होगा ही होगा हर एक केस में। P4 के केस में आप 3 तक वैल्यू ले रहे थे फिर +1 कर रहे थे। P5 के केस में आप P4 तक वैल्यू ले रहे थे फिर प्लस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे पास है n-2, तो W3 निकालेंगे तो इसकी 2 कम तक वैल्यू लेंगे सॉरी, तो सिर्फ W1 लेंगे। W4 के केस में 2 पहले की वैल्यू लेंगे, W1 W2, क्योंकि यहाँ n-2 है। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर n-1 है तो एक पहले तक की वैल्यू लोगे, W1 W2 दोनों लेते। लेकिन अगर n-2 है तो खाली W1 एक ही वैल्यू लोगे, 2 छोड़ के। 3 - 2 कर दो तो 1 आएगा, तो 1 की। 4 - 2 कर दो 2 आएगा, तो स्टार्टिंग की 2 वैल्यू लेनी है। इस तरीके से भी समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये W1 W2 W3 W8 तक गलत निकाला तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये कौन सी सीक्वेंस बन रही है। क्लियर है। अब देखो W8 में हमने क्या किया, 8 - 2 करोगे 6, तो 6 तक की वैल्यू लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट, चैप्टर हमारा कंप्लीट। अब पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन इस वाली बुक, सारे सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला। तो चैप्टर नंबर 1 to 8 चैनल पे अपलोड है। अब आप जल्दी से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए। अब आपको इस बुक के सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आपको वो एग्ज़ाम में काम आए। थैंक यू।